हरिओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा व्याख्यान में विलंब हुआ, अभी बस चलिए शुरू करते हैं। न धातुलोप आर्ध धातु के यह सूत्र पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें इससे पहले इस सूत्र में हमने संक्षेप में बताया था कि धातु के अंश को ही धातु कहा जाता है। ठीक है, तो एक प्रश्न आया है शुरुआत में, जब संयुक्त वर्ण व्यंजनों को क्षत्र ज्ञ को प्रत्याहारों में नहीं रखा गया है, संयुक्त व्यंजन क्षत्र ज्ञ ही क्यों हैं और भी क्यों नहीं है? बहुत सारे हैं और, है ना, बहुत कुछ है। तो हाँ, ये तात्पर्य है केवल क्षत्रज्ञ ही क्यों, आप फिर और बहुत सारे क्र भी लीजिए, जैसे त और र को जोड़कर त्र लेते हैं वैसे क र को जोड़कर क्र लीजिए, और भी बहुत सारे हैं। तो वो सब अब प्रश्न जो है कि संयुक्त स्वर वर्णों को क्यों लिया गया उसके अंतर्गत, तो ये संयुक्त स्वर नहीं है, संहित है। संयोग और संधि में अंतर होता है, वह जब संयुक्त और संधि दोनों पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक है, संयोग में और संहिता में थोड़ा सा अंतर है। ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण नहीं है, संध्यक्षर है। ठीक है, तो सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति को बोलकर पढ़ाएंगे तो बनाने में, नोट्स बनाने में आसान होगा। अच्छा, इससे नहीं, ये सिद्धांत कौमुदी से बड़ी वृत्ति है। सिद्धांत कौमुदी में 1-1.5 लाइन लिख देते हैं, यहाँ पूरी बड़ी वृत्ति है, पूरी बात कही जाती है। देखते हैं, तो न धातुलोप आर्ध धातु के ये सूत्र देख रहे थे। इस सूत्र में आपको यह बात ध्यान रखनी है कि ऊपर के सूत्र से प्रसंगवश ये दो शब्द आ रहे हैं। कौन से दो शब्द आ रहे हैं? एक शब्द प्रसंगवश आ रहा है इको, और दूसरा शब्द आ रहा है प्रसंगवश गुण वृद्धि। ये प्रसंग चलता रहता है अष्टाध्यायी में, बहुत सारे जगह पर आपको लगभग सभी सूत्रों में प्रसंग की बात दिखाई पड़ेगी। तो इको गुण वृद्धि कहिए, चाहे न धातुलोप आर्ध धातु के, है ना। इको गुण वृद्धि पहले आ चुका था, उसके तुरंत बाद न धातुलोप आर्ध धातु के आया। तो तात्पर्य क्या होगा कि जिस आर्ध धातुक प्रत्यय को मान करके, जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण धातु का लोप हो गया हो, उस आर्ध धातुक प्रत्यय के रहने पर इक को गुण और वृद्धि नहीं होती। यह सूत्र से ही अर्थ निकल के आ जाता है। ठीक है, तात्पर्य क्या है? यस्मिन् आर्ध धातु के प्रत्यये परतः, यस्मिन् आर्ध धातु के प्रत्यये परतः धातोः लोपः इत्युक्ते धात्ववयवस्य लोपः भवति, तस्मिन्नेव आर्ध धातु के प्रत्यये परतः इकः स्थाने ये गुण वृद्धि प्राप्नुतः ते न भवतः। ये संस्कृत भाषा में इसका सरल अर्थ हो जाएगा कि जिस आर्ध धातु प्रत्यय को निमित्त मानकर धातु के अवयव का, यानी धातु का लोप हुआ हो, उसी आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहने पर धातु के इक के स्थान पर जो गुण और वृद्धि होने लगा है वह नहीं होगा। ठीक है, तो धातु का लोप कहाँ हुआ है यह देखना है। सामान्य रूप में कभी प्रत्यय तो मिल जाता है सहज में, सूत्र का अर्थ क्या लिखना सब अष्टाध्यायी.com पर मिल जाएगा, पर फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करिए। तो यहाँ अब इसके लिए हमें सिद्धांत कौमुदी पुस्तक भी साथ में रखनी पड़ेगी। ये जो आप कह रहे हैं आप साथ में रखे रहिए आप, क्योंकि और मिल जाती है अष्टाध्यायी.com पर। आप देखिए काशिका, एक ही सूत्र, जो सूत्र आप खोलेंगे न धातुलोप आर्ध धातु के खोलेंगे तो इस सूत्र के ऊपर जितनी भी वृत्तियां लिखी हैं सारी वृत्तियां आपको इकट्ठा मिल जाती हैं। तो इसलिए हमें मूल रूप में काशिका वृत्ति से समझने पर जोर देना चाहिए, नोट्स इत्यादि बनाने पर अभी नहीं।
सूत्र का क्या रहस्य, सूत्र का क्या तात्पर्य है, वो हम समझने पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब कह रहे हैं धातु लोप शब्द पर ही पहले व्याख्या कर रहे हैं। धातु का लोप क्या है? धातु लोप, देखिए धातु लोप जो है ना, तो कह रहे हैं धात्वेक देशो धातु, धातु के एक देश को, धातु के एक अवयव को भी धातु कहा जाता है ना। जैसे शरीर के एक अंग को भी शरीर कहा जाता है ना। जैसे किसी एक व्यक्ति ने आपके पीठ पर प्रहार किया, तो आप ये नहीं कहते हैं कि आपने मेरे शरीर के पीठ पर क्यों प्रहार किया, आप ऐसा कहते हैं आपने मेरे शरीर पर क्यों प्रहार किया, है ना। कोई व्यक्ति आपके हाथ को छू जाता है तो आप कहते हैं आप मेरे शरीर को क्यों छूते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो शरीर के एक अंग को, शरीर के एक अवयव को जिस तरह से शरीर शब्द से कहा जा सकता है, वैसे धातु के एक अवयव को धातु शब्द से कहा जा सकता है। ठीक है, धातु के एक अंश को। तो धात्वेक देशो, धातु का एक हिस्सा, धातु का एक अवयव, धातु का एक अंग जो है वह भी धातु शब्द से कहा जा सकता है, और उसी धातु शब्द को यहाँ न धातु रूप में कहा गया है, ऐसा काशिका व्याख्याकार का मत है। ठीक है, कुछ लोगों के मत में धातु लोप में दूसरा वहां मध्यम पदलोपी समास मान लेते हैं, धात्वयव लोपः धातु लोपः, धात्वयवस्य लोपः धातु लोपः, ऐसा भी मध्यम पद अवयव का लोप मान लेते हैं कुछ लोगों के अनुसार। तस्य लोपः, ठीक, धातु के एक देश को, धातु के एक अंग को, एक अवयव को धातु कहा जाता है। तस्य लोपः यानी उस धातु के एक हिस्से का, उस धातु के एक अंग का लोप होता है ना। धातु के एक हिस्से का लोप यस्मिन्नार्ध धातु के, जिस आर्ध धातु प्रत्यय के कारण होता है, उस धातु का लोप जिस आर्ध धातु प्रत्यय के परे रहने के कारण होता है, तदार्ध धातुकम धातु लोपम, वह आर्ध धातुक प्रत्यय धातु लोप आर्ध धातुक प्रत्यय कहलाता है। तदार्ध धातुकम, वह आर्ध धातुक प्रत्यय धातु लोपम, धातु लोप कहलाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि धातु के हिस्से का धातु, वह आर्ध धातुक प्रत्यय ही धातु लोप कहलाएगा। अब आर्ध धातुक क्या है, ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, है ना। पहले आर्ध धातुक भी समझ लेते हैं, धातु लोप समझ ही जाएंगे, धातु के एक हिस्से का लोप। आर्ध धातुक भी समझ जाएं तो इस सूत्र में रहने वाले लगभग सभी शब्द समझ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय दो तरह के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। धातु के बाद जो लगते हैं नॉर्मल रूप में, जो प्रत्यय का हिस्सा हम पढ़ेंगे तो प्रत्यय के हिस्से को पढ़ते समय हम बताएंगे, प्रत्यय से पहले का जो हिस्सा होता है वो प्रकृति कहलाता है, उसके बाद जो लगा हुआ होता है वो प्रत्यय कहलाता है। ये बात हम सब बताएंगे विस्तार से। पर सामान्य रूप में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्रिया सूचक होते हैं, ठीक, क्रिया सूचक होते हैं, उन्हीं को संस्कृत में धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु। पठ, हस, खाद, गम, पिब, पिब नहीं पा, है ना, ऐसे बहुत सारे धातु हैं, लगभग 2060 के आसपास। कितनी धातुएं हैं? 2000 और ज़्यादा ही होंगी, एकदम राइट सन 2200 के हो सकता है, 2200 हूँ, पर एकदम कंफर्म कर देता हूँ कुल मिला करके कुल कितनी धातुएं हैं। तो लगभग ये समझ लीजिए 2000 से 2200, पर मतभेद मिलता है। कुछ लोग एक ही दो धातु को एक मान लेते हैं, कुछ लोग दो मानते हैं उसको अलग अलग, है ना। तो इस कारण से ये मतभेद होता है, पर फिर भी कुल मिला करके जो धातुएं हैं वो धातुएं हैं 2259, ठीक, 2259। तो अब ये जो धातुएं हैं 2259, उन धातुओं में क्रिया, वो सभी क्रिया सूचक हैं, कोई ना कोई क्रिया बताती हैं वो सभी, ठीक है। भू, अद, अस, हु, दिव, पठ इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है, वो सभी धातु हैं, है ना।
अच्छा, ये धातु भी दो तरह के होते हैं। सामान्य रूप में पाणिनीय व्याकरण में धातु दो तरह की होती हैं। एक धातु शुद्ध धातु और एक धातु प्रत्ययांत धातु। एक शुद्ध धातु और एक प्रत्ययांत धातु। शुद्ध धातु कौन सी धातु है? तो शुद्ध धातु उस प्रकार की धातु है जिसमें कोई प्रत्यय न लगा हुआ हो। ठीक है, वो शुद्ध धातु। मूल रूप में 2259 धातु हैं, पर प्रत्ययांत धातुओं को लेकर के यदि बनाया जाए तो फिर धातुओं की संख्या आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2259 धातुओं पर एक ही प्रत्यय लगाएंगे, खाली णिच, तो अभी 2259 धातु और बन गई। फिर दूसरा सन लगाएंगे तो 2259 और हो गई, है ना। यंग यंग, फिर उसके बाद कुछ कुछ जगह पर और भी बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। 12 प्रत्यय कुल लगते हैं, सभी धातुओं पर नहीं लगते, पर कुछ कुछ प्रत्यय लगते। और केवल एक एक प्रत्यय लगाने पर कभी कभी हमारे आचार्यों ने णिच प्रत्यय लगा करके फिर से सन भी लगा दिया, या सन लगा करके फिर से णिच लगा दिया है, तो इसे डबल डबल प्रत्यय लग करके भी धातु बनते हैं। ठीक है, तो मतलब इसलिए वहां संख्या नहीं गिन पाएंगे। तो जो एक तो धातु धातु शुद्ध है, और एक धातु ऐसी है जो बनाई जाती है, कृत्रिम धातु है। वो बनाई कैसे जाती है? तो भगवान पाणिनि ने कुल 12 ऐसे प्रत्यय, कुल मिलाकर कितने? 12 प्रत्यय हैं। सन इत्यादि प्रत्ययों की जब हम पढ़ने लगेंगे पहले अध्याय के तीसरे अध्याय के पहले पाद में, तो कुल 12 प्रत्यय की लिस्ट मिलेगी आपको। वो 12 प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु बनाते हैं, मतलब किसी के बाद भी ये प्रत्यय लग गए तो ये प्रत्यय लगने पर वो धातु बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक भू धातु है। ठीक, भू धातु पर अणिच प्रत्यय लग गया, एक प्रत्यय है अणिच, तो बन जाएगा भावी, एक धातु बन जाएगा। कैसे बनेगा यह भविष्य में प्रक्रिया हम विस्तार से जानेंगे। इसी भू धातु से एक प्रत्यय यदि सन प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा बुभूष धातु, बुभूष। इसी भू धातु पर यदि यंग प्रत्यय लग गया, एक यंग प्रत्यय है, तो ये बन जाएगा बोभूय धातु बन जाएगा। आप कहेंगे ये सब बनाने की जर भावी धातु का अर्थ होता, भू मतलब होना, भावी मतलब होवाना। ठीक है, होना, करना, कराना। क्री होता तो कारी बन जाता, तो क्री मतलब करना, कारी मतलब कराना। ठीक है, भू मतलब होना और सन प्रत्यय लग जाएगा तो बुभूष मतलब होने की इच्छा, होने की इच्छा। भू मतलब होना, यंग प्रत्यय लग पर जो भूभूय बन गया उसका मतलब पुनः पुनः होना, पुनः पुनः होना। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ प्रत्यय लग करके और धातु बन जाते हैं। मैं कुछ ही एग्जाम्पल दिया हूं, भविष्य में ये सब आप जैसे व्याकरण ऐसा है रबड़, जितना आप खींचते जाएंगे, जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतना आनंद आता जाएगा। तो भावी, बुभूष, बोभूय इत्यादि ऐसे लाखों धातु बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अब यहां तक पहुंच गए। मैं बता रहा था यहां इस धातु की बात नहीं चल रही है, मूल रूप वाले धातु की, क्योंकि मूल रूप वाले धातु के हिस्से का किसी प्रत्यय के लोप, किसी प्रत्यय के लगे रहने पर लोप होता हो, ऐसा मुझे कोई उदाहरण अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, कि मूल धातु के ही कुछ अंश का लोप हो गया हो। लोप का मुझे जो उदाहरण ध्यान में आता है वह धातु प्लस प्रत्यय लगकर जो धातु बना है उसका उदाहरण याद आता है। जैसे एक धातु था लू, इस लू धातु का अर्थ होता है काटना, छेदन करना। जैसे घास काटते हैं ना तो दांत से किसी चीज से भी घास को काटते हैं तो उसको कहते हैं, घास को लुई, लुई धातु से उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। लुनाति, लुनाति ऐसा प्रयोग होता है। इस लू धातु का आप जब यंग प्रत्यय लगा देंगे
तो लू धातु नहीं रह जाएगा, वह धातु जैसे भू का बो भूय बन गया था, वैसे लू का लो लूय बन जाएगा। ठीक है, भू का बो भूय जिस तरह से बन गया था वैसे ही पू धातु होता और यही यंग प्रत्यय लगा हुआ होता तो पो पूय बन जाता। कैसे बनता है? ये धातु डबल होता है, पहले वाले को गुण हो जाता है, लू लू पू पू, पहले वाले पू को गुण हो जाएगा गुणो यंग लुको हो नियम से, तो पो पू लो लू। ठीक है, पो पू य लो लू य, है ना, यंग का यह बचेगा। तो ये पोपूय और लोलूय जो यंग प्रत्यय लगकर बनी हुई धातु है, इस धातु को यहां धातुलोप शब्द से कहा गया है। इस धातु को, इस पोपूय लोलूय इन धातु में से या का लोप हो जाता है तो पोपू लोलू बचता है। पोपू लोलू ये जो बचा है, यहां अब हम कह सकते हैं कि धातु के हिस्से का लोप हुआ है, कह सकते हैं ना। इतनी बात तक समझ गए हैं पूरी। तो अब आर्ध धातुक क्या है? पहले तो मैंने बता दिया धातु। अच्छा, इस धातु, कोई भी धातु हो, लाखों जो धातुएं मैंने बनाई, चाहे कृत्रिम धातु हो चाहे मूल धातु हो, चाहे प्रत्यय लगकर बनी हुई धातु हो चाहे प्रत्यय लगे बने प्रत्यय लगे बिना शुद्ध रूप की जो धातु है। ठीक, इतने सारे उदाहरण बता दिए मैंने प्रत्यय लगकर जो धातु बने उसके। तो अब ये जो प्रत्यय लगकर चाहे बने चाहे बिना प्रत्यय के बने शुद्ध धातु, उन सभी धातुओं के बाद लगने वाला प्रत्यय भी दो ही तरह का होता है। यदि धातु के बाद प्रत्यय लगा हुआ है, धातु प्लस प्रत्यय है, तो धातु जिस तरह से मैंने बताया दो प्रकार का ही होता है, उसी तरह प्रत्यय भी दो ही प्रकार का होता है। धातु के बाद वाला, सबके बाद की प्रत्यय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो धातु के बाद लगा हुआ है प्रत्यय, उसी प्रत्यय की बात करता हूं। वो प्रत्यय दो तरह के होते हैं। एक प्रत्यय होता है सार्वधातुक, ठीक, और एक प्रत्यय होता है आर्ध धातुक। ठीक है, धातु के बाद लगा हुआ प्रत्यय दो ही तरह का हो सकता है, या तो सार्वधातुक होगा या तो आर्ध धातुक होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो अब हम जो बात कर रहे हैं वह आर्ध धातुक प्रत्यय में बात कर रहे हैं। यदि प्रत्यय धातु के बाद लगा है तो इन दोनों से बाहर का हो ही नहीं सकता। ठीक, धातु जो है वह प्रातिपदिक कैसे होगी प्रभु? धातु को प्रातिपदिक बनाने के लिए कृदंत बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है ध्रुव जी, तो अब देखिएगा ये जो दोनों हैं, इन दोनों को मैं परिभाषित कर देता हूं। पहले क्या है सार्वधातुक, क्या है आर्ध धातुक? पहला है सार्वधातुक। ठीक है, यद्यपि भविष्य में इसको विस्तार से हम लोग तिंशित सार्वधातुकम सूत्र में पढ़ेंगे, पर बहुत सारी विषय अभी ही खुल के रहेंगे, तब जब भविष्य में वो सब पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया से व्यापक हो जाएगा, है ना, विस्तार। तो सार्वधातुक प्रत्यय क्या है, इसे बताने के लिए भगवान पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है, तिंग शित सार्वधातुकम। मैं तोड़ तोड़ के लिखा हूं जिससे आपको समझना आसान हो। ठीक, तिंग शित सार्वधातुकम, ये कहता क्या है? कहता है सार्वधातुक प्रत्यय जो होते हैं, सार्वधातुक प्रत्यय जो होते हैं वह या तो होंगे तिंग प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? तिंग प्रत्यय, मतलब तिप आदि 18 प्रत्यय। ठीक, तिप आदि 18 प्रत्यय जिनको लगाने पर तिप्त पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः, ये गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, भवति भवतः भवन्ति, ये सब बनाते हैं जिन 9 प्रत्यय। ये तो 9 हो गए। इसी तरह आत्मनेपद में एधते एधेते एधन्ते, एधसे एधेथे एधध्वे, एधे एधावहे एधामहे, ये 18 में से 9 परस्मयी पद वाले, 9 आत्मनेपद वाले।
कुल 18 प्रत्यय सार्वधातुक हैं ये। तथा षित, षित यानी जिनमें श की इत संज्ञा हो। तिंग का मतलब मैंने बता दिया, तिप्तस झी सिप्थस्थ मिब्वस्मस 9, त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, ये 9 कुल मिलाकर 18 तिंग हो गए। तथा षित यानी जिसमें श की इत संज्ञा हुई हो, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं, क्षत्रि, शानच, शप, शन इत्यादि इत्यादि, है ना, जहां पर डैश 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 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समझ लीजिए। ये इन प्रत्ययों को मैं उदाहरण के रूप में लिख दिया जिससे आप जान जाए। अब क्या है, धातु के बाद लगे हुए पहले प्रकार के प्रत्यय को हमने बता दिया, वह या तो इन 18 में से कोई प्रत्यय हो, तिप्तसी इत्यादि, तो सार्वधातुक कह सकते हैं, या तो उसमें श की संज्ञा हुई हो तो उसको सार्वधातुक कह सकते हैं। जैसे शानच, क्षत्रि, शप, शन इत्यादि में श दिखाई पड़ रहा है जिसकी संज्ञा होती है, ठीक है, चलेगा। तो यदि श की, इस वाले श की संज्ञा हुई है यानी वह षित है तो सार्वधातुक कह सकते हैं, अथवा तिंग है, तिप इत्यादि 18 में से कोई है तो उसको सार्वधातुक कह सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में यदि वह प्रत्यय तिंग भी नहीं है और षित भी नहीं है तो वह प्रत्यय सार्वधातुक नहीं है। तो क्या है, उसको बताने के लिए कहते हैं तो वह प्रत्यय है आर्ध धातुक, ठीक, आर्ध धातुक। इसके लिए सूत्र कहते हैं भगवान पाणिनि, आर्ध धातुकम शेषः, ठीक, आर्ध धातुकम शेषः, जो बचा हुआ प्रत्यय है, यानी किससे बचा हुआ, तिंग और षित से बचा हुआ, जो तिंग भी नहीं है षित भी नहीं है, यानी तिप्तसी सिप्थसम वस्मस्ताताम जथा साथाम धम इड ही महिंग, ये 18 प्रत्यय में से नहीं है, तथा नैनी धातु के रूप, धातु रूप बनाने वाले प्रत्ययों में से नहीं है, अथवा श की संज्ञा जिसमें नहीं है, क्षत्रि, शप, शानच, चानश, कानस, कानस तो नहीं है, तो ऐसे मतलब जो भी श की संज्ञा वाले प्रत्यय हैं वो सभी सार्वधातुक है, ठीक है। उससे जो शेष बच गया वह आर्ध धातुक है, उससे जो शेष बच गया वह आर्ध धातुक है। अब जरा ये बताइए ये यंग प्रत्यय कैसा है, यंग प्रत्यय ये भी ना तो तिप्तस झी सिप्थस्थ मिब वस्मस ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, इन 18 में से नहीं है, साथ ही साथ श की संज्ञा भी नहीं है, तो यह ना तो तिंग है ना तो षित है, यानी सार्वधातुक नहीं है, शेष बचे वाले में से है, आर्ध धातुक है, ठीक है। इसी तरह का एक प्रत्यय हम अभी खाली जिनको पढ़ रहे हैं उन्हीं का बता रहे हैं, एक प्रत्यय है अच। ये बताइए तिप्तस झी इत्यादि 18 में से है क्या, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, न हुआ, त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, कहीं अच दिखाई पड़ा नहीं, यानी तिप इत्यादि 18 में से अच नहीं है। वो 18 जब आपको याद हो जाएंगे तो आप पता चल जाएगा, बहुत लोगों को याद होंगे, नहीं याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है, बार बार आएगा विषय। तो अच उन 18 में से तो नहीं है, और श की संज्ञा भी नहीं हुई है, नहीं हुई है ना। तो अब आते हैं हम सूत्र के प्रसंग पर। सार्वधातुक और आर्ध धातुक क्या है यह विषय हमने समझ लिया है ना। धातु के बाद लगा हुआ तिप्तस झी इत्यादि प्रत्यय सार्वधातुक है, और धातु के बाद लगा हुआ तिप्तस झी और श की संज्ञा वाला तिप्तस झी इत्यादि 18 तथा श की संज्ञा वाले सार्वधातुक हैं। उसके अतिरिक्त जो कोई भी प्रत्यय लगा हुआ है यदि धातु के बाद लगा हुआ है तो वह आर्ध धातुक है। लिट लकार के 18 प्रत्यय भी आर्ध धातुक होते हैं, आशीर लिंग लकार के भी 18 प्रत्यय आर्ध धातुक होते हैं, वो विशेष नियम है। ये कहा भैया चुप रहो, इनसफिशियंट मेमोरी बताने लगता है इसका, खाली करेंगे तुमको, चिंता मत करो, भागो, इनको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं
जैसे उदाहरण मैंने दिया, धातु के एक देश को कहा जाएगा धातु। ये हमने समझ लिया धातु क्या है। धातु, धातु का एक देश, उसका लोप हुआ है जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहने पर, जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण, वह आर्ध धातुक प्रत्यय ही धातु लोपम कहलाएगा, है ना। धातु लोपम क्यों कहलाएगा? क्योंकि धातु का लोप करने वाला है, वो धातु का लोप करने वाला है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। मैंने कल उदाहरण यद्यपि बता दिया था, पर फिर भी आज और बताऊंगा क्योंकि विषय स्पष्ट हो जाए। लोलूय है, मैंने बताया बनावटी धातु है, कृत्रिम है ना, प्रत्यय लगकर बनी हुई धातु है। अब इन धातुओं के बाद एक सूत्र है पचाद्यची, लिखा तो है यहां, लेकिन ये सूत्र अष्टाध्यायी में खोजने जाएंगे तो इस तरह नहीं मिलेगा। नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः, ऐसा सूत्र मिलेगा। 3:1:134 नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः, देख लीजिएगा, है ना, मिला 3:1:134, वही है। पचाद्यची लिखा तो है, पर ऐसा कोई सूत्र नहीं है। सूत्र खाली इतना है, नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः। सूत्र लिख देता हूं पहले, जिससे आप पचाद्यची का रहस्य समझ पाएंगे। यह कहा है नंदी ग्रही पचादिभ्यो, डैश डैश लगा के लिखते हैं, जिससे आप ये आछा डैश डैश लगा के लिखेंगे तो आप उसको आधा ना की तरह पढ़ने लग जाएंगे, इसलिए एक साथ ही लिखते हैं। नंदिग्रही, थोड़ा सा बीच में गैप कर देंगे, है ना, पचादिभ्यो, यहां नीचे लिख देते हैं ल्यूणिनी, तोड़ तोड़ के लिखा हूं, ल्यूणिनी अचः, ठीक। तात्पर्य क्या है? नंदी इत्यादि कुछ धातुएं हैं जहां पर ल्यू प्रत्यय लगता है, नंदन इत्यादि शब्द बनता है। ग्रही इत्यादि धातुएं हैं कुछ जहां पर णिनी प्रत्यय लगता है, ग्राही इत्यादि शब्द बनता है। पच इत्यादि धातुएं हैं जिससे अच प्रत्यय लगता है, ठीक। ये सूत्र कहा है, नंदी इत्यादि से ल्यू, ग्रही इत्यादि से णिनी, पच आदि से अच। इसीलिए पच इत्यादि धातुओं के बाद अच प्रत्यय लगता है तो पचाद्यची, वही बात कह दी है शॉर्टकट में, ठीक है। पूरी बात सूत्र की नहीं कही, शॉर्टकट में बात कह दी, पचाद्यची, पच इत्यादि वाला जो अच प्रत्यय लगता है, पच इत्यादि वाला जो अच प्रत्यय लगता है। तो पच इत्यादि कौन कौन से हैं? क्या पच इत्यादि में लो लूय है? क्या पच इत्यादि में क्या लो लूय है? वरिट्टी की व्याख्या, वरिट्टी मतलब वृत्ति बता रहे हैं, कोई चिंता मत कीजिए, हम कोई विषय छोड़ेंगे नहीं, आप पूरा बढ़िया से समझेंगे इसको। मैं अभी इसी 2.5-3 लाइन में पढ़ा हूं, कल का भी व्याख्यान बीत गया, आज का भी बीत गया, इसको देखेंगे, फिर से रिवाइज करके आप देख लेंगे तो आपको विषय क्लियर होगा। तो पचाद्यची विहिते, पचादि वाला जो अच प्रत्यय है वह हमने लोलूय धातु से लगा दिया, ठीक। कौन सा प्रत्यय लगा दिया? लोलूय धातु के बाद हमने एक सूत्र है नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूणिन्यचः, वो कहता है कि पच इत्यादि धातुओं के बाद आप अच प्रत्यय लगा सकते हो। अब पच इत्यादि धातुएं कितनी हैं उसकी संख्या सीमित नहीं है, असीमित है, ठीक है। कितनी है वो सीमित नहीं है, जहां पर भी अच प्रत्यय लगता हुआ दिखाई पड़ता है वहां समझ लिया जाता है कि ये पच इत्यादि में आता है। तो अब हाँ, अब बता रहे थे कि यह लोलूय से हमने अच प्रत्यय लगाया, लोलूय धातु से अच प्रत्यय लगाया, पचाद्यची विहिते, पचादि अच का विधान किया। तब एक नियम है यंगोचिच, 2-4-74 नियम, यह नियम शुद्ध लिखा यंगोचिच, यंगोचिच। इसको और भी दूसरे तरह से ऐसे लिखा जा सकता था, यहां बीच में एक अवग्रह भी लगा रहता है कहीं कहीं, यंगोचिच, ठीक है। अवग्रह लगाना अनिवार्य नहीं है, इसलिए ऐसे ही लिख दिया गया, ठीक है। तयंगोचिच यह कहता है, ये अब देखिए लोलूय मैंने बताया था, लोलूय का भी ऑपरेशन करके बताया ही है,
कि लू धन यंग लगकर बना है लोलूय, बना है ना, लू धन यंग बनकर लोलूय बना है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। भू यंग बो भूय, पू यंग पो पूय, है ना, ये बताया है। तो वैसे ही यह लू धन यंग लगकर लोलूय जो बना है, इस लोलूय में जो अभी य दिखाई पड़ रहा है, ये य क्या है, अब भले ही धातु का अंश बन गया है, लेकिन है, हम ऐसा कह सकते हैं, ये यंग है ना, यंग, यंग का ही तो यह बचा हुआ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह यंग है। यंगोचिचा सूत्र कहता है कि अच प्रत्यय यदि लगा हो, अच यंगा अचि, यंगा अचि यंगोची बन गया है, यंगा अचि यंगोची, है ना। तो जैसे सह अयम सोयम, है ना, बालका अयम बालकोयम, यंगा अचि यंगोची, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, वो संधि का नियम हम जब अतोरो रप प्लुताद प्लुते इत्यादि पढ़ेंगे, हो सकता है आप विसर्ग संधि में पढ़े हों। तो अब यंगोचिच ने कहा कि यंग के बाद यदि अच प्रत्यय लगा हुआ हो अथवा कोई दूसरा भी प्रत्यय लगा हुआ हो, तो यह प्रत्यय न भी लगा हुआ हो, चकारात तम बिना भी क्वचित, ये बात आती है च लगे होने के कारण, तो यंग के बाद यदि अच प्रत्यय लगा हुआ हो या न भी लगा हुआ हो, तो भी ये यंग का लोप हो जाया करता है। अब बताइए यहां यंग का लोप किसके कारण हुआ, इस अच के कारण हुआ, यंगोचिच से, है ना, अच प्रत्यय लगा हुआ है, इसी कारण तो यंग का लोप हुआ। तो अब ये जो अच प्रत्यय, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, या आर्ध धातुक प्रत्यय है कि नहीं, धातु के बाद लगा हुआ तिंग और शित से भिन्न प्रत्यय आर्ध धातुक होता है, आर्ध धातुक है ना। साथ ही साथ अब इस अचे प्रत्यय में ही दोनों विशेषताएं दिखाई पड़ने लगी। यह अच प्रत्यय क्या है, यह अच प्रत्यय, इस अच प्रत्यय में दो विशेषताएं हैं। एक विशेषता कौन सी, कि यह अच प्रत्यय धातु लोप है। क्यों धातु लोप है, धातु का, यही बात का है, धातु का लोप जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण हुआ है, वह आर्ध धातुक प्रत्यय ही धातु लोपम आर्ध धातुक प्रत्यय कहलाएगा, कहलाएगा ना। तो यह धातु लोप भी है, उसके साथ साथ आर्ध धातुक भी है ना। तो धातु के लोप करने का, धातु के लोप करने का निमित्त जो आर्ध धातुक प्रत्यय है, उस प्रत्यय की बात चल रही है। अब बात समझे हैं, वह प्रत्यय यदि लगा हुआ हो और उस प्रत्यय के कारण धातु के किसी हिस्से को गुण और वृद्धि हो रही हो, तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। ये अब सूत्र का पूरा तात्पर्य है। ठीक है, वह प्रत्यय यदि लगा हुआ हो तो धातु के अंश में किसी भी इक को गुण और वृद्धि हो रही हो, तो धातु के अंश के इक को गुण और वृद्धि नहीं होती। अंश अर्थ समझ गए। तो अब यही कह रहे हैं कि तत्र ये गुण वृद्धि, तत्र मतलब उस प्रत्यय के परे रहने पर ये गुण वृद्धि प्राप्ततः, जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं किसी भी सूत्र से हो रहे हो वो गुण। यहां सार्वधातुक अर्ध धातुक सूत्र मैंने संक्षेप में पहले बताया है कि धातु के बाद सार्वधातुक प्रत्यय हो या अर्ध धातुक प्रत्यय हो, तो धातु के अंतिम वर्ण ई उ ऋ रि के स्थान पर गुण हो जाता है, बताए है ना। धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आ रहे ई उ ऋ रि के स्थान पर गुण हो जाता है, ये बात हो गई थी। तो जब सार्वधातुक अर्ध धातुक से जो गुण या वृद्धि प्राप्त हुई थी, ते न भवतः, वो नहीं हो पाती। इसलिए लोलू को यहां गुण और वृद्धि हम नहीं कर पाएंगे। गुण हो रहा था, वो गुण नहीं हो पाएगा, लोलू वैसे का वैसा बचा रह जाएगा। स्पष्ट है। इसी तरह पोपू, इसी तरह सरीसृज मरीमृज इत्यादि भी उसी तरह रहेगा। कैसे रहेगा, अभी सरीसृज मरीमृज इत्यादि बना देंगे। हाँ चलिए, तो अब लोलू अच, अच में से बचता है केवल अ। अच में से क्या बचता है, अ। किसी भी प्रत्यय का अंतिम अक्षर यदि हलंत व्यंजन हो तो उसका लोप हो जाता है, ऐसा नियम है। हलंत्यम से संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप होता है। तो लोलू अ, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक नियम लगाते हैं, अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवो रियंग वंगौ। ठीक है, वह नियम
बहुत विस्तार से बताया जाएगा, वह नियम बहुत विस्तार से बताया जाएगा। खाली इतना है कि धातु का ई ऊ हो, धातु का ई ऊ हो, उसके बाद लगा हुआ प्रत्यय का पहला अक्षर अ हो, ठीक। धातु का ई हो या ऊ हो, ठीक है, उसके बाद प्रत्यय का पहला अक्षर स्वर वर्ण हो, तो धातु के ई ऊ के स्थान पर, ई के स्थान पर यंग और ऊ के स्थान पर उवंग। अभी शॉर्ट में इतने समझे, हो जाता है, ठीक है। धातु का पहला अक्षर, प्रत्यय का पहला अक्षर स्वरवर्ण हो और धातु का अंतिम अक्षर ई ऊ हो, तो ठीक है। तो ये रहा है। तो इस ऊ के जगह पे क्या हो गया, यह ऊ हटा, उसके जगह पर आ गया, देखिए ऊ हटा तो लोल आधा हो गया, लोल आधा हुआ। उस ऊ के जगह पे आया क्या, उवंग, जिसमें से बचता है केवल उव, ठीक है। इयंग होता तो इय बन जाता, जैसे श्री का श्रीय है ना, श्रीय श्रीय बन जाता, जैसे श्री का, स्त्री का स्त्रिय बन जाता है, ई के जगह पे इय हो जाता है, ऊ के जगह पे उव हो जाता है, तो लोलुव बन गया। इसी तरह पू होता तो पोपुव बन जाता है ना, प्रथमा विभक्ति जैसे राम का राम है वैसे लोलुव। ये देखिए ऊ छोटा है, उसकी मात्रा हमने इस पर चढ़ा दी तो यह लोलु आधा हो गया, व में आ जुड़ गया तो वह भी पूरा हो गया, लोलुव ऐसा हो गया। उस पर प्रथमा विभक्ति जैसे राम का राम है वैसे लोलुव का लोलुवा बन जाएगा, ठीक है। पोपुव का इसी तरह पोपुवा। अब एक व्यक्ति कह रहे हैं कि एक बार फिर से मैं इस सूत्र का तात्पर्य समझा देता हूं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यह सूत्र मैं इसलिए गौर से ले रहा हूं क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरे सामने मेरे एक सहपाठी 2 छात्रों को यह सूत्र कम से कम 10-12 बार पढ़ाया था, और फिर भी वो दोनों हमसे ही पढ़ने पर समझ पाए थे। 2 लोग थे मेरे 2 सहपाठी। तो मैं अब बता दिया, वह केवल प्रत्यय लगकर बनी हुई धातुओं के ही उदाहरण मिलेंगे। मान लीजिए लोलू या पोपू या ये सब धातु हैं, ठीक है। अभी एक प्रत्यय लगा अच, ठीक है, यही बात बता रहे हैं कि लोलूय इत्यादिभ्यो यंगंतेभ्य, लोलूय इत्यादि यंगंत धातु हैं। ये कैसे है, यंगंत है, यंग प्रत्यय लगकर बने हुए हैं, यंग अंत में है, इनके अंत में यंग है ना, यह जो दिखाई पड़ रहा है वो यंग है, यंग जिसके अंत में हो वो है यंगंत है, ठीक है। तो लोलूय इत्यादि जो यंगंत धातु हैं उससे पचाद्यची यानी नंदिग्रही पचादिभ्यो लीणिन नचा, इस सूत्र से अच प्रत्यय किया जब हमने, विहिते विधान किया जब, तब यंगोचिच इस नियम से यंगो लुकी कृते, यंग का लुक कर दिया, यंग को लुकवा दिया। देसी भाषा में भी कहते हैं लुकवा जाना, लुकवा देना, छिपा देना। तो यंग को लुकवा दिया, गायब कर दिया, किया। तो तमेव अचम आश्रित्य, अब इसी अच को आश्रित करके, तम एव उस ही अचम, अच को आश्रित्य, उसी अच को आश्रित करके ये गुण वृद्धि प्राप्ते, जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं, तयोः प्रतिषेधः, उन गुण और वृद्धि का प्रतिषेध हो जाता है। बात समझ रहे हैं। तब इसी अच को, जिस, ये बात सिंपल सीधी बात है, जिस आर्ध धातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके धातु के किसी हिस्से का लोप हुआ हो, वह आर्ध धातुक प्रत्यय से ये धातु इतना नाराज हो जाता है, मुंह फुला लेता है कि ये अब गुण भी करने लग जाए तो गुण नहीं करने देगा। सीधे ये देशी भाषा में है ना, कहेगा ये तो हमारा दुश्मन है, इसने हमारे किसी हिस्से का लोप किया है, अब गुण भी करने लग जाए, ये यदि ऊ को ओ भी करने लग जाए तो नहीं करने देगा। तो गुण और वृद्धि उसी प्रत्यय को निमित्त मान करके नहीं किया जा सकता, यह तात्पर्य है, ठीक है। इस प्रत्यय को हम दोनों बातें कह सकते हैं कि यह धातु का लोप करने वाला है, यानी धातु के हिस्से का लोप करने वाला है, और आर्ध, इसलिए धातु लोप प्रत्यय है, और आर्ध धातु प्रत्यय तो है, ठीक है। अच्छा, इस सूत्र में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि धातु लोप, इसमें कोनो विभक्ति नहीं लगी हुई है ना, कोई विभक्ति दिखाई पड़ रही है नहीं। यह है क्या, मूल रूप में ऐसा है, धातु लोपे
आर्ध धातु के। मूल रूप में यह सूत्र ऐसा है, धातु लोपे आर्ध धातु के। ठीक है, ये एक दूसरे के विशेष विशेषण है। धातु लोपे जो शब्द है वह आर्ध धातु प्रत्यय का विशेषण है। इसीलिए यह जो मैंने अच प्रत्यय दिखाया था वह अच प्रत्यय आर्ध धातु को तो है, पर इस अच प्रत्यय की एक और विशेषता है कि यह धातु लोप भी है, धातु लोप करने वाला है ना। विशेष विशेषण ये दोनों शब्द हैं। तो जैसे कहा जाए कि सीतापति राम, ठीक है, सीतापति राम, क्या कह दिया गया? सीतापति राम, दोनों शब्द कह दिए गए। तो एक राम मान लीजिए, यही राम जी हैं, मैं भी शब्द ही लिख रहा हूं, उनके अर्थ को चित्रण करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। ये राम जी जो हैं ये सीतापति भी हैं और राम भी हैं। विशेष विशेषण जहां रहते हैं वो दोनों विशेषताएं किसी एक की ही होती है, मतलब वो दोनों अर्थ, दोनों किसी एक ही अर्थ को द्योतित करते हैं, दोनों शब्द विशेष्य और विशेषण। तो उसी तरह धातु लोपे और आर्ध धातु के ये दोनों विशेष विशेषण हैं, वह अच इत्यादि प्रत्यय के उसके अर्थ के रूप में कोई एक ही अर्थ आएगा, है ना। तो धातु लोप करने वाला भी यही है, आर्ध धातु भी यही है। अब आप कहेंगे कि यदि धातु लोपे था तो इसमें ए कहां चला गया? एक संधि का नियम है एचो यवायावः, एचो यवायावः, ठीक है। इको यणचि कैसे लगेगा? इको यणचि लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले एक बात देख लीजिए, ठीक है। लोलू अच लगना चाहिए था तो लग जाता, लेकिन सामान्य रूप से उसका अचिष्णु धातु के भ्रुवाम या बोरियोंगों के द्वारा बाध हो जाएगा, ठीक है। लग सकता है इको यणचि, सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, अब कहे यहां ए चला कहा गया, तो होता क्या है, किसी भी ए ओ आई औ के बाद, ए ओ आई औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता हो तो ए ओ आई औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव हो जाता है। ए ओ दिख नहीं रहा होगा, अब चलेगा। ए के जगह पे आय, ओ के जगह पे अव, और यदि इसी तरह होता आई तो उसके जगह पे हो जाता आय, और होता औ तो उसके जगह पे हो जाता आव। कब? यदि इस ए आई ओ आई औ के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण हो तो। अब यहां ए के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण है तो यह ए हट गया, और उसके जगह पे ए हट गया तो यह आधा हो गया ना, और उसके जगह पे आ गया आय। क्या आ गया? आय, ठीक है। अब आय का आ जब इसमें जुड़ जाएगा तो यह प फिर से पूरा हो गया, आ हटा दिए हम, है ना। तो ये बन क्या गया? न धातु लोपय, आर्ध धातु के। अब लोपा शाकल्य से एक नियम है, शाकल्य ऋषि के मत में या और व के तुरंत बाद शब्द का अंतिम अक्षर यदि हलंत या हो, शब्द का अंतिम अक्षर यदि हलंत अ हो, उसके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई स्वर वर्ण अथवा ह या वरला यमांगाना झभ घ ढ जब गड द, ये 20 वर्ण में कुल 29 वर्ण अश प्रत्याहार में आते। अश अयुण के अ से लेके जब गडदस के तक का कोई भी अक्षर यदि य के बाद आ रहा हो तो उस या का लोप हो जाता है। शर्त यह है कि वह या किसी शब्द का अंतिम अक्षर हो तो लोप कर दिया गया। या का लोप होने के बाद धातु लोप आर्ध धातु के ऐसा बचा है, ठीक है। सूत्र में यही बात है, सूत्र में धातु लोप शब्द नहीं, धातु लोपे है, वह धातु लोप बन गया है ए के जगह पे अय होकर या का लोप करके, ठीक है। इतनी बात समझ गए? तो अब बात आप समझे होंगे कि कभी भी यदि
किसी प्रत्यय के कारण, किसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण धातु के हिस्से का लोप दिखाई पड़ रहा हो तो उसी आर्ध धातुक प्रत्यय को आप कारण मान करके गुण और वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, जिस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण धातु के हिस्से का लोप हुआ हो उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण आप गुण और वृद्धि किसी भी सूत्र से हो रही हो नहीं हो सकती। ठीक है, चलेगा। तब यहां तक बात समझ गए होंगे। धातु एक देशो धातु तस्य लोपः यस्मिन् आर्ध धातु के, धातु के एक देश को धातु कहते हैं, उसका लोप जिस आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहने पर होता है वह आर्ध धातुक प्रत्यय ही धातु लोपम आर्ध धातुकम कहलाया जाएगा। धातु लोप करने वाला आर्ध धातुक प्रत्यय कहलाएगा। उस प्रत्यय के परे रहने पर, उस प्रत्यय के पहले जस्ट जो गुण और वृद्धि प्राप्त होता है वो गुण और वृद्धि नहीं होता। लोलुवः पोपुवः मरी मृजा, मरी मृजा दिखाया, मरी मृजा अभी सिद्ध करके बता देते हैं। अब मरी मृजा कैसे बनता है, यह जैसे मैंने लू लू धातु बताया था ना, लू धातु बताया था, उसका लोलू ये बन गया था। वैसे ही एक धातु है मृज और एक धातु है सृज। ठीक है, मृज, सृज, दृश्य इत्यादि ऐसी धातुएं जिसके सेकेंड लास्ट वर्ण के रूप में री दिखाई पड़ते हैं, वहां ऐसा कुछ रूप बनता है। ठीक है, कैसे होता है, इस मृज धातु पर भी यंग प्रत्यय ही लगा, वही लोलू आदिभ्यो यंग अंतेभ्य यंग प्रत्यय ही लगा, वही यंग प्रत्यय, यंग का यह बचा है। ठीक है, तो अब धातु को डबल होगा, जैसे भू 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 हो गया, पू पोपू पोपू बन गया, जैसे लू लूलू लोलू हो गया, वैसे सृज और मृज भी तो कुछ होगा। क्या होगा, सृज भी मृज मृज होगा और सृज भी सृज सृज होगा। यंग प्रत्यय लगने पर वह धातु को डबल कर डालता है। ठीक है, अब इस मृज में से किसी कारणवश केवल म बचेगा। ठीक, और इस सृज में से किसी कारणवश केवल स बचेगा। ठीक है, और यदि धातु की उपधा में सेकेंड लास्ट वर्ण के रूप में री हो तो उसके पहले वाले को री जुड़ जाया करता है, री गृदुपधस्य च, री गृदुपधस्य च। तो यह सृज सृज जो था वह सरी सृज बन गया, मृज मृज जो था वह मरी मृज बन गया, दृश्य दृश्य जो था वह दरी दृश्य बन जाता है। क्या बन जाता है, दरी दृश्यते, नरी नृत्यते, नृत नृत होता तो नरी नृत बन जाता, नरी नृत, है ना। ऐसे कोई भी वृद्ध वृद्ध होता, वृद्ध, जिसमें भी आपको सेकंड लास्ट वर्ण के रूप में री दिखाई पड़ रहा है, वहां वृद्ध वृद्ध वरी वृद्ध, है ना, वरी वृद्ध, नरी नृत, दरी दृश्य दृश्य है। वैसे ही सरीसृज, सरीसृप, सृप धातु होता था, सरीसृप, मरी मृज, ये बन गया ना। इस पर यंग लगा है, यंग। मैं बहुत सारे उदाहरण बोल जाता हूं कि आपको पता चले कि एक प्रकार के कार्य होते हैं सब जगह। अंत में बताएगा, जैसे भू धातु में आपने नवीन धातुएं बनाई, वैसे अणिच भावी इत्यादि। इस प्रकरण को क्या कहते हैं, क्या यह अष्टाध्यायी का हिस्सा है? बिल्कुल, ये तीसरे अध्याय का हिस्सा है। दिसंबर में जब आपके दर्शन करने आए थे तो 3 प्रश्न आपसे निवेदन किया था। अब कृपा, अच्छा संजीव जी, हाँ ठीक है, आपने जो प्रश्न लिख कर दिए थे एक पन्ने पे, वो पन्ने हमारे टेबल पे ही कहीं रखा हुआ है। अब जब रख जाता है इतने सारे काम आ जाते हैं कि इधर उधर हो जाता है। ठीक है, देखेंगे। आपको प्रश्न बार बार उसको कमेंट के माध्यम से या किसी माध्यम से याद दिलाते रहना पड़ेगा कि जिससे कभी उसके अनुकूल समय निकल जाए। चले, अब मरी मृज्य सरीसृज्य ये हुआ। अब इस सरीसृज्य मरी मृज्य के भी ये जो बन गया, ये मैं जा कोई साथ यह जोड़ देता हूं या अलग ही रखने देता हूं भी। सरीसृज्य मरी मृज्य आप पढ़ पा रहे होंगे। इसके बाद भी उसी तरह अच प्रत्यय लगा हुआ होता तो यहां भी यंगोचिच से इस यंग के या का लोप हो जाता है ना। वही बना है मरी मृज, अब जुड़कर पूरा हो जाएगा, सरी सृज जुड़कर पूरा हो जाएगा।
है ना, वही मरी मृज सरी सृज इत्यादि उसी तरह बना है। तो अब यहां पर जो इस री को गुण हो रहा था वह गुण नहीं हो पाएगा, यहां भी इस री को जो गुण हो रहा था वह गुण नहीं हो पाएगा, पुगंत लघु पद से च से गुण हो रहा था, ठीक है, तो वह गुण नहीं हो पाएगा। यही बात है मरी मृजा में भी सरीसृप में। अब यहां पर देखिएगा वृत्ति में क्या कह रहे हैं, लोलू यादिभ्यो यंगंतेभ्यः, लोलू यादि कुछ यंग प्रत्यय लगकर बने हुए धातुएं हैं जिनसे आप पचाद्यची यानी पच इत्यादि का अच प्रत्यय लगाएंगे तो यंगोचिच इस सूत्र से यंग का जब लुक कर देंगे तो उसी अच प्रत्यय को, है ना, यंगोचिच इति यंगो लुकी कृते, लुकी कृते मतलब लुकवा देंगे, छिपा देंगे, गायब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तम एव अचम आश्रित्य, तम एव अचम आश्रित्य, उस ही अच को आश्रित करके ये गुण वृद्धि प्राप्ते, ये मतलब जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं तयोः उन दोनों का प्रतिषेध निषेध हो जाता है, उन दोनों का निषेध यही सूत्र करता है न धातु लोप अर्ध धातु के। बात समझ गए पूरा। अब इस सूत्र में धातु ग्रहणम किम, प्रश्न कह रहे हैं इस सूत्र में धातु का ग्रहण क्यों किया गया, धातु का ग्रहण न किया गया होता तो तात्पर्य क्या होता, तो तात्पर्य यह होता कि जिस प्रत्यय को निमित्त मानकर लोप हुआ हो, जिस प्रत्यय को निमित्त मानकर लोप हुआ हो, या ऐसा धातु नहीं होता तो लोप भी नहीं होता, धातु लोप, है ना, तो उसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, ऋषेर हिंसार्थस्य नहीं, यहां कह रहे हैं धातु ग्रहणम किम, धातु का ग्रहण वाले सभी शब्दों का क्या कहते हैं, उस एक सूत्र में जो किसी भी सूत्र में कोई भी जो शब्द है उस शब्द का क्या प्रयोजन है, वो भी बातें काशिका में बताई जाएंगी, ठीक है। तो प्रश्न उठा रहे हैं क्या कि धातु इति किम, धातु ग्रहणम किम, प्रस्तुत शब्द इस सूत्र में धातु का ग्रहण क्यों किया गया, ताकि अनुबंध अथवा प्रत्यय का लोप होने पर सूत्रोक्त प्रतिषेध न हो, ठीक, जैसे लविता रेडसी, ठीक है। तो हाँ एक मिनट बनाते हैं, लविता और रेडसी आप तब जब बना लेंगे तभी समझ में पाएंगे, है ना, यहां तक तो समझ गए तयो प्रतिषेध तक, तो इसको ऊपर सरका ही देते हैं, इतना हमें भी प्रयास करना है कि समझ लिया जाए जल्दी जल्दी। तो अब देखिए धातु है मूल रूप में लूय, कौन सी धातु, लूय, बचता है लू, ठीक है। इसके बाद प्रत्यय हमने लगाया है इता प्रत्यय, अभी होता है मूल रूप में तास त्रिच प्रत्यय, पर इता प्रत्यय अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है, इता प्रत्यय लूय के बाद इता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो जब क्या कहते हैं वो अपना आगम इत्यादि करेगा, थोड़ा बहुत विकार इत्यादि होगा उसमें, तो वह इता बन जाता है, मूल रूप में त्रिच प्रत्यय है, पर अभी तक की आपकी समझ के अनुसार हम बता रहे हैं इता प्रत्यय लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहां का लोप हुआ है, यहाँ का लोप हुआ है, यहाँ में जो लूय धातु में जो यहाँ लगा है उसको अनुबंध कहा जाता है, धातु नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुबंध है। इत संज्ञक वर्ण जो है, इत संज्ञा करके लोप किया गया है, यह जो लूय का, लूय में यहाँ की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप होगा, ये इता प्रत्यय लगा हुआ हो चाहे न लगा हुआ हो, चाहे कोई दूसरो प्रत्यय लगा हुआ हो, वह प्रत्यय की अपेक्षा नहीं रखता, लूय में से यहाँ की इत संज्ञा होती ही है और उसका लोप होता ही है, तो हम इस प्रत्यय को गुनाहगार नहीं मान सकते कि इस प्रत्यय के कारण यहाँ का लोप हुआ है ना, क्योंकि लूय में जो यहाँ है वह तो अनुबंध है, इत संज्ञक है, उसका लोप होगा। तो ये जो लू बचता है, जैसे पठ, पठ पूरा रूप में पठ धातु है, कैसा है, पठ,
पर इस पठ में अंतिम आ का लोप होकर पठ बचता है। वह अंतिम आ का लोप होता ही है, चाहे कोई प्रत्यय लगे चाहे न लगे। ठीक है, प्रत्यय लगने से पहले ही हो जाता है। उसी तरह लुई में से यहां का लोप हो ही जाता है, तो इसलिए यह प्रत्यय ने लोप किया ऐसा नहीं कह सकते। तो यहां धातु लोप नहीं हुआ है ना। यदि सूत्र में धातु न कहते, यदि सूत्र खाली होता, क्या होता है, न लोपे आर्ध धातु के, चलिए ऐसा होता ना सूत्र, न लोपे आर्ध धातु के, ऐसा सूत्र बन जाता। किसी शब्द का क्या महत्व है वो उस शब्द को हटाने पर पता चलता है। तो धातु शब्द का क्या महत्व है वो हटा कर देख लेते, न लोग जाते। ऐसा अर्थ लेने लग जाते। और यदि ऐसा अर्थ हम लेने लग जाते तो समस्या क्या आ जाती भाई, क्या समस्या हो जाती? समस्या यह हो जाती कि लू इता यह यहां भी गुण नहीं हो पाता। तो यहां भी ऊ के जगह पे उव होकर ऐसा बनता लुवीता, ऐसा बनता ना लुवीता, ऊ के जगह पे उव होकर। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? यहां पर गुण होगा, क्योंकि सूत्र में धातु कहा गया है कि धातु के हिस्से का लोप हुआ हो किसी आर्ध धातुक प्रत्यय को मान करके। तो यहां ऐसा कुछ नहीं है, उस आर्ध धातुक प्रत्यय के कारण धातु के हिस्से का लोप नहीं है, इसलिए यहां गुण और वृद्धि हो जाएगी। लू को लो होगा, लो इता। अब मैंने बताया था कि ओ के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो ओ के जगह पर अव हो जाता है। ओ हटाया हमने, उसके जगह पर कर दिया अव, है ना। अब देखिए अह मिलाते ही ये ल पूरा हो गया, ई मिलाते ही व पर ई की मात्रा आ गई, बन गया इसी तरह का, कहां गया ऊपर, ये लुई लविता, लुई धातु से लविता बना। यहां गुण हो गया क्योंकि यहां धातु का लोप नहीं हुआ है। यदि सूत्र में धातु का ग्रहण नहीं करते, खाली लोपे आर्ध धातु के कह देते, न लोपे आर्ध धातु के, तो लविता में गुण नहीं हो पाता, है ना। अच्छा एक और उदाहरण दे रहे हैं, रेडसी। रेडसी भी समझ लेते हैं तभी आगे पर्णम नये, ये माध्यम रेडसी माध्यम संहिता में प्रयुक्त शब्द है, ठीक है। ऋषेर हिंसार्थस्य विच प्रत्यय लोपे उदाहरणम रेडिति, रेड इति। तो ऋष एक धातु है, कौन सी धातु है? ऋष धातु है, ऐसा हिंसा अर्थ वाला ऋष। इस ऋष धातु से हमने एक प्रत्यय लगाया, विच प्रत्यय लगता है जिसमें से बचता है व, ठीक, विच प्रत्यय, विच का व बचा है। और उस व को भी नहीं बचता है, वह भी वेर अप्रयुक्तस्य से लोप हो जाता है। मतलब जो प्रत्यय लगा था वो सारा प्रत्यय खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, बस ऋष का ऋष बचा रह गया। इस ऋष को हम लोग क्या करेंगे, सुप्रत्यय लगाएंगे, है ना, तो रेड बन जाएगा। और रेड बनने के बाद ठीक है, उदाहरण क्या दिया, रेडित ऋषेर हिंस, उदाहरण का है धातु लोप लविता रेडसी, ठीक है। तो सुप्रत्यय लगेगा, वैदिक है, वैदिक में सुप्रत्यय के जगह पे सी हो जाता है, ठीक है। तो ये से सेन से कौन सा नियम लगता है, हाँ यहाँ इन्होंने बताया नहीं है 19-20 नंबर पर, नी सिप नये है, व का लोप हुआ है, खाली इतनी बात बताया। यहाँ व का लोप हुआ है, जो वो धातु का हिस्सा नहीं है, धातु लोप नहीं है। तो यहाँ री को गुण हो जाएगा, खाली इतनी बात समझिए, री को गुण हो जाएगा रेड,
रेश होगा, श को ड होगा, ड के बाद सी प्रत्यय लगेगा, रेडसी बनेगा। ठीक है, तो यहां गुण हो गया। क्यों? क्योंकि धातु का लोप नहीं है। यदि सूत्र में धातु शब्द नहीं होता तो यहां गुण नहीं हो पाता। ठीक है, वही बात करें, रेडसी शब्द जो माध्यम दिन संहिता वैदिक शब्द में प्रयुक्त है वो नहीं बन पाता। पर्णन नये, ये भी ऋग्वेद में, रेडसी माध्यम दिन संहिता में भी, वाजसनेयी संहिता भी, वाजसनेयी संहिता उसको कहते हैं, उसमें 6 अध्याय में 18 नंबर मंत्र में है ये। पर्णन नये ये ऋग्वेद का मंत्र है, 403 पे मिलेगा, चौथे मंडल में ऋग्वेद में पर्णन नये है। ये नये है कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं। तो पर्णन नये है में नी सिप, यहां नी, ठीक है, नी धातु है, ठीक है, और फिर उसके बाद परस्मयी पद में यासुट एक प्रत्यय लगता है, यासुट का बचता है यास, और एक शप प्रत्यय भी लगता है, उसका बचता है अयास। और फिर उसके बाद स लगाते हैं सिप प्रत्यय का, यासुट आगम है सिप प्रत्यय को। ठीक है, अयास स, नी अयास स, इसका बन जाएगा नये है। यहां देखिए, यदि यहां पर नी को यहां प्रत्यय का लोप हुआ है, ठीक है, यासुट के बाद लगा हुआ सिप प्रत्यय का, इस प्रत्यय का लोप हो जाएगा, धातु का लोप नहीं हुआ। धातु का लोप हुआ हो, अनुबंध का लोप हुआ हो, या किसी प्रत्यय का लोप हुआ हो तो वह कार्य न हो जाए। लोपे आर्ध धातु के करने लग जाते तो, यदि सूत्र में धातु शब्द नहीं होता तो लोपे आर्ध धातु के कहते, तो यहां भी लोप हुआ आर्ध धातु का, यहां भी गुण और वृद्धि का निषेध होने लग जाता, जो कि नहीं होना चाहिए। यहां नी को ने बनेगा, नी को ने बन करके नय होकर नये बनेगा, वैसा यास का ई बन जाएगा। देखिए अयास जो है, यह अयास था, एक मिनट, अयास में पूरे यास के जगह पे ई हो जाएगा, ये ना, और ये नी को ने को फिर नय, वो कैसे बनता है वो पूरा भविष्य में विस्तार से जानेंगे। अ ई को गुण करके ए कर लेंगे, ए नये, फिर स को जो यास का जो स था उसका विसर्ग कर लेंगे, नये है। प्रत्यय का लोप हुआ है मूल रूप में, खाली इतनी बात है। तो धातु ग्रहण क्यों किया गया? धातु का ग्रहण इसलिए किया गया क्योंकि धातु, संभव हो सके तो अपनी व्याख्या आगामी कक्षा में जोड़ दीजिएगा, थोड़ा टिपिकल बन रहा है, ठीक है, चलेगा। तो आज यही नये पर रोकते हैं इसको हम, और नये को भी बताते हुए अनुबंध प्रत्यय लोपे माभूत, ऋषेर हिंसार्थस्य माभूत, ये सब बातें हम लोग अग्रिम कक्षा में पढ़ लेंगे, ठीक है। और कुछ प्रश्न यदि बचा हुआ हो अंत में बताइएगा। जैसे भू धातु की आपने नवीनतम धातु बनाई, इस प्रकरण बता दिया है, निजंत सन्नंत आदि कहते हैं पतंजलि जी, ठीक है। मृज और सृज में रिज का लोप कैसे होगा? पहले वाले का ना, वो अभ्यास में केवल एक ही पहला व्यंजन बचता है, बाकी सारे व्यंजन लुप्त हो जाते हैं, हलादि शेषा नियम है, ठीक है। तो समझ में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा विषय समझ में आता रहेगा। जब आपको लगे तो आप बता दीजिएगा। आज विषय को यही संपन्न करते हैं, 7 बजने वाला है, 7। तो सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संभवतः कल परसों तक पुस्तक आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने हमको बताया था, कब बताया था, वो पुस्तक वाले जी जो हैं उन्होंने हमको बताया था, नीरज, किस डेट को बताया था कि 4-5 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। कहाँ गए प्रभु? हिंदी में उनका नंबर सेव किया।
हाँ, इन्होंने फ्राइडे को बोला था कि 4 दिन लगेगा, मतलब शुक्र शनि रवि सोम, कल परसों में आ जाएगा। कल परसों में आ जाएगा, हमको फैजाबाद से जाके लेना पड़ेगा, तो पुस्तकें आप लोगों को फिर मिल जाएंगी। ठीक है, जिनके पास पुस्तक नहीं है वो लोग, गुरुजी शीत कितने हैं ये थोड़ा सा अब गिनने पड़ेंगे, गिने नहीं हैं अभी तक कितने प्रत्यय हैं, पर 1 मिनट देख लिया जाए, हो सकता है कहीं गिना हुआ हो, पर मैंने अभी तक तो गिना नहीं है, पर 15-20 प्रत्यय तो होंगे ही कम से कम। ठीक है, वो तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र को देखा जाए तो आपको उसको पता चलेगा। शीत प्रत्यय में शप श्यन श्नु श श्नम श्ना क्षत्रि शानच कुल मिलाकर के 15 हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हैं? 15 शीत प्रत्यय। शप श्यन श्नु श श्नम स्ना क्षत्रि शानच शानन चानश 10 हो गए। खश श एश शध्यई शध्यइन, कुल मिलाकर 15 श की संज्ञा वाले और 18 तिप्तजी इत्यादि, कुल मिलाकर के 33 प्रत्यय हैं। ठीक है, चलेगा। आज विषय के उपसर्ग भी क्या धातु के अवयव हैं? नहीं, उपसर्ग धातु के अवयव नहीं है। चलेगा। और उपसर्ग के लोप का कोई विधान अभी तक मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, तो आज विषय को यहीं रोकते हैं। कल पुनः आप लोगों के प्रश्नों का व्याख्या समाधान करेंगे। जो भी प्रश्न हो आप बीच में व्याख्यान समाप्त होने के बाद भी कमेंट भी लिख करके यदि पूछ लेते हैं तो भी आपको उत्तर उसका मिल जाया करता है। ठीक है, चलेगा। सभी जो लोग जुड़े